ठीक है। मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। दोस्तों, मैं शुरू में अपनी बात रखूँगी और फिर उसके बाद सवाल जवाब के तौर पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं रूबरू चेहरे फेस टू फेस मैं बिना किसी का चेहरा देखे किसी को संबोधित कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन दोस्तों के साथ बातचीत कर रही हूँ। एनीवे, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बात रखूँ और फिर आप लोग मुझे सहयोग करेंगे कि इस बात को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैं अब अपनी बात शुरू करती हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिवादन। मैं आप सभी लोगों का बहुत क्रांतिकारी इस्तकबाल करती हूँ। आप सभी जो इस दुनिया को बदलने के काम में किसी न किसी तरीके से लगे हुए हैं, किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, और आप सभी नौजवान लोग हैं और तरह के लोग भी होंगे निश्चित रूप से। तो वो सभी अपने आँखों में एक सपना लिए हुए हैं कि ये दुनिया खूबसूरत होनी चाहिए, ये दुनिया अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम सभी लोग मिलजुल कर इसमें एक बेहतर समाज में हम बहुत अच्छी तरह से जी सकें। तो इस खूबसूरत दुनिया के रास्ते में बहुत सारी अड़चनें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, और आज का जो दौर चल रहा है, ये कोविड-19 का जो महामारी है जो इसमें चल रही है, उसके माध्यम से हमारे समाज को समझने के लिए बहुत तरह की चीज़ें सतह पे आ रही हैं। बहुत तरह से सत्ता, रूलिंग क्लास जो है वो बेनकाब हो रहा है, और बहुत तमाम सी बारीक बहुत सारे चीज़ें जो हैं हमारे सामने स्पष्ट हो रही हैं, और हम उसको समझ पा रहे हैं कि आने वाले समय में हम कैसे समाज में रहने जा रहे हैं और हमारे लिए चुनौतियां क्या हैं, हमारे लिए दिक्कतें क्या हैं। ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे अब समझ में आने लगी हैं पिछले 2-2.5 महीने में, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, कोविड-19 का कहर जब से शुरू हुआ है, तब से हम इन चुनौतियों को समझ पा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो औरतों के खिलाफ जो हिंसा है वो सदियों से, खासतौर से जो घरेलू हिंसा है वो सदियों से होती आई है, और ये बहुत अधिक स्ट्रक्चरल है, बहुत अधिक ढांचागत है, और हमारे पूरे समाज में स्ट्रक्चर्ड है ये हिंसा, और ये सदियों से औरतें इस घरेलू हिंसा का शिकार हैं। और मैं ये अगर थोड़ा सा इतिहास में जाऊं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो घरेलू हिंसा है, ये जो जिसका शिकार औरतें आज के समय में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी तादाद में सामने आ रही है ये घरेलू हिंसा, इस स्ट्रक्चर्ड हिंसा का इतिहास बहुत पहले ही तभी से शुरू हो जाता है जब से क्लास सोसाइटीज़ बनी थी, जब से क्लास सोसाइटीज़ के माध्यम से औरतों को घरेलू बनाया गया था। उसी दिन से औरतों की घरेलू हिंसा शुरू हो जाती है। साथियों, हम इसके इतिहास पे नहीं जा रहे हैं कि औरतों की ये गुलामी का इतिहास, ये जो घरेलू बनाए जाने की जो दास्तान है उसका क्या इतिहास है, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगी। हालांकि मेरा ये बहुत प्रिय विषय है कि औरतें कैसे गुलाम हुई, कैसे घरेलू बनाई गई, और उनके घरेलू बनाए जाने के कारण आज क्या स्थितियां हैं। तो लेकिन इस बात पे फिर कभी जब आप कहेंगे तो इस पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जो अपनी बात रखने की कोशिश करूंगी वो पूरी की पूरी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में औरतों पे जो घरेलू हिंसा हो रही है उसको लेके मैं अपनी बात कहना चाहूँगी। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड हिंसा है औरतों के खिलाफ, घरेलू जो डोमेस्टिक वायलेंस, जो बहुत ही संरचनागत, बहुत ढांचागत स्ट्रक्चरल हिंसा है, ये बहुत बहुआयामी है। इसकी इतनी परतें हैं कि अगर हम अपने ही जीवन में इन परतों को उघाड़ के देखना शुरू करें, एक एक परत उतारना शुरू करें, तो हमको शायद बरसों लग जाएंगे इन सारी चीज़ों को पहचानने में और समझने में। हम जब घर में होते हैं, जब अपने शहर में होते हैं, सड़क पे होते हैं, समाज में होते हैं, अपने कार्यस्थल पे होते हैं, हर जगह ये एक तरह की एक दृश्य अदृश्य हिंसा हमारा पीछा करती रहती है, एक औरत के रूप में हमारा पीछा करती रहती है, और हम हमेशा
हमेशा इसके बहुत आसान शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो हिंसा है औरतों के खिलाफ, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इसकी ढेर सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत सारे स्तर हैं जिसको हमें समझने की, हमें पहचानने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये हिंसा, औरतों के खिलाफ ये हिंसा कोख से शुरू होकर समाज, परिवार, समाज और फिर राज्य के दमन तक ये हिंसा व्यापक होती चली जाती है और हम इसके शिकार होते जाते हैं। दोस्तों, जब कोविड-19 का कहर शुरू हुआ था और इसके शुरू होने के साथ ही पूरी दुनिया से रिपोर्टें आने लगीं कि घरेलू हिंसा औरतों के खिलाफ, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में औरतों के खिलाफ ये जो घरेलू हिंसा है, इसमें बेतहाशा उछाल आ गया है, बेतहाशा वृद्धि हुई है। और यूएस के में हर तीसरी महिला, आज अमेरिका की हर तीसरी महिला घरेलू हिंसा की शिकार है और किसी न किसी रूप में ये औरतें अपने पार्टनर के द्वारा या अपने एक्स पार्टनर्स के द्वारा, अपने अब्यूजिव पार्टनर्स के द्वारा वो हिंसा का शिकार हो रही हैं। क्योंकि कोविड-19 के कारण औरतों के साथ साथ पुरुषों को भी घर में रहने का एक मजबूरी हो गई है। एक आदेश के तहत, लॉकडाउन के चलते लंबे समय तक जो मर्द हैं, मैं मर्द विद इन कोट कह रही हूँ, जो मर्द हैं वो अपनी पार्टनर्स के साथ, अपनी घर की औरतों के साथ रह रहे हैं और औरतें उसके कारण, इस मर्दवादी जो पूरा सोच है उसके कारण औरतें ज़्यादा वल्नरेबल हो गई हैं, घरेलू हिंसा का ज़्यादा शिकार हो गई हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि यूरोप और अमेरिका, इन जैसे देशों में भी ये जो हिंसा है वो इतनी व्यापक है कि वहाँ के मंत्रियों को, वहाँ की सरकार को बयान देना पड़ रहा है। अभी फ्रांस के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि फ्रांस में 30% की, डोमेस्टिक वायलेंस में 30% का इजाफा हुआ है, 30% की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ती जा रही है। ये 17 मार्च के बाद की हकीकत है। स्पेन में जो हेल्पलाइंस पे कॉल्स हैं वो 47%, अप्रैल के फर्स्ट 2 वीक्स में 47% ये कॉल्स जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस तरह से ये जो महामारी है वो एक तरह से शैडो पैंडेमिक की तरह से इसने औरतों को घेर लिया है। एक तरफ कोरोना का आतंक है और दूसरी तरफ शैडो पैंडेमिक के रूप में जो घरेलू हिंसा है वो औरतों को सता रही है। दोस्तों, यूके, लैटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, आप जहाँ भी नज़र डालें वहाँ पे हर एक जगह से ये खबरें आ रही हैं कि औरतों की जो कॉल्स हैं, जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वहाँ पे इन कॉल्स में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और एक बहुत मज़ेदार फैक्ट मैं आपको देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ कहा जाता है, ख़ासतौर से भारत में, कि भारत जो है त्योहारों का देश है, छुट्टियाँ होती हैं तो परिवार इकट्ठा होता है, इन सारी चीज़ों को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है और होली, दिवाली और तमाम तरह के जो त्यौहार हैं उसमें पूरा परिवार एक साथ रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब ऐसी छुट्टियाँ होती हैं तो जब सारा परिवार इकट्ठा होता है तो औरतों के लिए परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, काम का बोझ और बढ़ जाता है। और एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, मैरियन हेसल, उनका कहना है कि छुट्टियों में वो एब्यूजिव पार्टनरशिप की एक्सपर्ट हैं और उनका कहना है, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में शायद वो पढ़ाती हैं, तो उनका ये कहना है कि जब समर वैकेशंस होती हैं या क्रिसमस वैकेशंस होती हैं तो उस समय औरतों के खिलाफ जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। तो ये हकीकत है जो विकसित देश हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उनका बयान आया है कि सीज़ फायर किया जाए लॉकडाउन का, और पहले जो ये हॉरिफाइंग जो आंकड़े आ रहे हैं औरतों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के, उसको एड्रेस किया जाए। उन्होंने सारी रिस्पेक्टिव सरकारों को ये आह्वान किया है कि आप सभी अपने अपने देश में, ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और अपने अपने देशों में आप इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करिए। तो ये सारी दुनिया के स्तर पे डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो इस कोरोना काल में उसमें बेतहाशा जो वृद्धि हुई है उसने पूरे समाज को, पूरे दुनिया के विकास की जो हकीकत है ख़ास तौर से औरतों के लिए, उसको
हमारे सामने बिल्कुल बेनकाब कर दिया है और हमको फिर से इसको समझना पड़ेगा, इस समस्या को एड्रेस करना पड़ेगा कि हम दरअसल हम हर जगह जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं। और इसको जो सोशोलॉजिस्ट हैं और आगे बढ़ के इसको एक टर्म देते हैं, उन्होंने एक टर्म कॉइन किया है जिसको वो कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीमेट टेररिज्म। यहाँ तक बोला गया है कि पार्टनर्स जो हैं वो हाथ पैर तोड़ दे रहे हैं अपने, जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पे पार्टनर्स या एक्स पार्टनर्स जिनके साथ अभी लॉकडाउन में अपने एब्यूजिव पार्टनर्स के साथ रहने के लिए मजबूर हैं औरतें, तो उन पे बुरी तरह से कहर वो ढा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो वर्ड कॉइन किया गया है दैट इज़ इंटीमेट टेररिज्म, यानी अंतरंग आतंकवाद। इसको अगर हिंदी में अनुवाद करें इंटीमेट, तो इस कदर भयावह ये तस्वीर हमें नज़र आ रही है। तो पूरी दुनिया में कोविड-19 का तो कहर है ही है, और साथ ही एक और तरह का वायरस हमारे परिवारों में औरतों के लिए व्याप्त हो गया है। वो वायरस जो है वो पेंडेमिक की तरह, शैडो पेंडेमिक के रूप में, डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में हमारे सामने आ रहा है। दोस्तों, भारत पे अगर हम आएँ, भारत के विशेष संदर्भ में बात करेंगे, तो भारत में अगर हम आएँ तो भारतीय समाज की जो हकीकत है, हम सभी जानते हैं कि भारत मूलतः सामंती समाज है। हम कितने भी बड़े बड़े वादे करें, शहरों में रहने वाले लोगों को शायद इस बात में थोड़ा सा एतराज़ हो सकता है, या उनको लगता होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आज जो है लड़कियां ज़्यादा आज़ाद हैं, ज़्यादा वो हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं जो हकीकत है, जिस स्तर के आंदोलन लड़कियों को, आप जो छात्र आंदोलन में लगे हैं उन लोगों को जिस तरह के आंदोलन करने पड़ रहे हैं, पिंजरा तोड़ो आंदोलन या इस तरह के, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि भारतीय समाज मूलतः सामंती समाज है अभी भी। और ख़ास तौर से जो गृहिणियां हैं, जो औरतें हैं, जो कामकाजी हैं और जो नहीं भी हैं, वो इतनी तरह के वायलेंस का शिकार होती हैं, इतने तरह की चीज़ों का शिकार हैं। इसका हम कल्पना तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ ये सच्चाइयाँ, हकीकत पसरी हुई हैं। चारों तरफ हम देखते हैं कि जो सामान्य औरतें, और जब मैं औरतों की बात कर रही हूँ तो मैं ख़ास तौर से मेहनतकश औरतें जो हैं उनकी, निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग की औरतों की सच्चाई की बात कर रही हूँ, उनकी बात कर रही हूँ। तो ये औरतें, इनको मूलभूत आज़ादी नहीं मिली हुई है परिवारों में, परिवारों के भीतर। हमारे परिवारों में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी बहुत कम है। बहुत ही ऐसे क्या बोलेंगे हम उसको, भाग्यशाली शब्द का मैं प्रयोग नहीं करना चाहती हूँ, बहुत ऐसे प्रोग्रेसिव, बहुत कम परिवार हैं जहाँ रियल अर्थों में तमाम सारे संबंधों में जनवाद मौजूद है। ये हम सभी लोग, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, हम सभी अपने अपने अनुभवों से इसको समझ सकते हैं कि भारतीय परिवारों में जनवाद बिल्कुल नहीं है। और तमाम सारे रिश्तों में भारत में इस तरह उससे जुड़ी हुई जो हिंसा है, उससे निकली हुई जो हिंसा है, वो बहुत आम है। तो इसलिए भारतीय समाज के संदर्भ में बात करें तो आज के दौर में जो औरतें हैं, जो गृहिणियां हैं, जो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और मेहनतकश की औरतें हैं, वो, उनके ऊपर इतना अधिक बोझ है, इतना अधिक बर्डन है तमाम सारी चीज़ों का। और कोरोना काल में ये बर्डन और ज़्यादा इन्हेंस, और ज़्यादा बढ़ गया है। तो भारतीय समाज में अगर हम बात करें तो जो भारतीय समाज में ख़ास तौर से, जैसे हम जब भी बात करते हैं या कभी कुछ पढ़ते हैं या आर्टिकल्स देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, तो हमारे पास जब भी हम तलाश करने लगे तो हमारे पास पश्चिमी देशों के आंकड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन भारत में जो घरेलू हिंसा है उसका अकादमिक अध्ययन बहुत अच्छी तरह से अभी तक नहीं हुआ है, और वो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि उसको मेजर करने के
तरीके ही, जो उसके टूल्स होंगे वही बहुत बहुत नाकाफ़ी हैं, बहुत कम हैं। और हम सभी जो है जानते हैं कि भारत में घरेलू हिंसा कितने स्तरों पे घटित होती है। और भारत में आपको अपनी बात को कहने के लिए मैं एक आंकड़ा देना चाहूँगी कि भारत में केवल और केवल 43% लोगों, महिलाओं के पास जो है मोबाइल फ़ोन्स की सुविधा है। और उन 43% में यानी 57% औरतों के पास जो है वो मोबाइल फ़ोन्स की का एक्सेस नहीं है। और उन जो 43% औरतें हैं उसमें से सिर्फ 16% औरतों के पास स्मार्टफोन्स हैं। और उनमें भी स्मार्टफोन्स में भी बहुत कम प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती हैं। विभिन्न कारणों के कारण, विभिन्न स्थितियों के कारण वो उसका इस्तेमाल करने के लिए भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, क्योंकि हमारे घरों का, हमारे परिवारों का, हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर है वो उनको बहुत ज़्यादा दबा के रखता है, बहुत ज़्यादा वो दबाव में रहती हैं। भारत में भी जो NCW है उसका कहना है कि भारत में पिछले 2 महीनों में जो हेल्पलाइंस हैं उसकी कॉल्स जो है वो लगभग 100% ज़्यादा हो गई है, 100% ज़्यादा बढ़ गई है उनकी कॉल्स। हालांकि भारत में जो NCW है वो, जो मैं अभी आपको आंकड़ा बता रही थी, वो भी जो हेल्पलाइन में जाने के लिए जो भारतीय कमीशन है महिलाओं के लिए, उसमें जो आपको शिकायत का तरीका है वो इंटरनेट ही है। आप या तो ईमेल करिए या व्हाट्सएप करिए या फ़ोन लैंडलाइन से आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो जब इतनी बड़ी संख्या में औरतों के पास मोबाइल फ़ोन का एक्सेस ही नहीं है तो फिर हम सोच सकते हैं कि ये समस्या कितनी भयावह है। अगर जिनके पास एक्सेस है उसमें से भी बहुत कम प्रतिशत शिकायत दर्ज कराती हैं, तो वो उसमें जब 100% की बढ़ोतरी हुई है तो दरअसल ये संख्या कितनी ज़्यादा बड़ी होगी, तो ये हम भारतीय समाज में समझ सकते हैं। दोस्तों, हमें इस लॉकडाउन में हमें बार बार ये नारा दिया गया कि स्टे होम, स्टे सेफ, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो हम लड़कियों के लिए, ख़ासतौर से लड़कियों की बात हो रही है या औरतों की बात हो रही है, तो घर कभी भी एक महफूज जगह नहीं रही है, कभी भी एक सुरक्षित जगह घर नहीं रही है, कभी भी घर जो है वो औरतों के लिए सेंचुरी नहीं रही है। बल्कि हम सभी, आप हमारे आज जो साथी लोग हमें देख रहे होंगे, जो हमारे साथ जुड़े होंगे, जो युवा लड़कियां जुड़ी होंगी, जो किसी न किसी माध्यम से आंदोलनों में सक्रिय हैं, उनको ये अच्छी तरह से ये हकीकत पता होगी कि घर उनके लिए कितनी बड़ी एक महफूज जगह नहीं होगी, बल्कि बैटल फील्ड होती है, एक लड़ाई का, जंग का मैदान होता है। और हर समय हमको अपनी लड़ाई लड़ते रहना पड़ता है। और भारत में जो घर हैं वहाँ पे ये आंकड़े भी बताते हैं, जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं हमें आधे अधूरे, वो भी ये बताते हैं कि घरों में सबसे ज़्यादा लड़कियों के साथ, औरतों के साथ यौनिक और शारीरिक दुर्व्यवहार सबसे ज़्यादा घरों के भीतर होता है। तो स्टे होम का जो नारा है, जब लॉकडाउन के बाद से सभी लोग घर में रह रहे हैं, तो वहाँ पे ये औरतें, ये लड़कियाँ और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो गई हैं, और भी ज़्यादा घरेलू हिंसा का शिकार बनने की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा आ गई हैं। तो घर कोई महफूज जगह नहीं है, कतई नहीं है, चाहे वो कोविड का समय हो या उसके अलावा भी घर जो है सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार का केंद्र होता है औरतों के लिए, ये हम सभी जानते हैं। और घरों के भीतर जो रेप्स होते हैं, जो यौनिक हिंसाएं होती हैं, उससे लड़कियां, जो हमारे अपने बहुत करीबी लोग ही करते हैं, उससे हर एक लड़की, हर दूसरी तीसरी लड़की के अनुभव होते होंगे, हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर कोई लड़की, हर कोई औरत अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे अनुभव झेलती है। तो इस तरह से ये जो परिवार और घर का, स्टे होम का जो नारा है, वो अपने आप में औरतों को एक डोमेस्टिक वायलेंस के एरेना में ढकेलता है। और हम ये भी हम देख रहे हैं कि जो क्वारंटाइन
लाइन सेंटर्स बने हैं, वहाँ से भी जो खबरें आ रही हैं, रेप्स की खबरें आ रही हैं यदा कदा बीच बीच में। तो इस तरह से हम जो बहुत महिमामंडित करते हैं अपने घरों को, अपने परिवारों को, उसमें वो औरतों और लड़कियों के लिए डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे बड़ा केंद्र होती हैं। दोस्तों, घर का हमारे भारतीय समाज का, वैसे तो पूरी दुनिया की ही बात में के लिए ये हकीकत है, लेकिन अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज में जो परिवार का स्ट्रक्चर है, जो घर का स्ट्रक्चर है, फैमिली जो स्ट्रक्चर है, जो पावर स्ट्रक्चर है, जो पावर का जो गेम है, वो बहुत ही पेट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक है। पिता की सत्ता जो है या पुरुष की सत्ता घरों में हावी है, और घर के सारे पुरुष जो हैं, उसमें बच्चा पुरुष जो है वो भी शामिल है। तो जब वो सारे पुरुष एक साथ घर में रहने लगेंगे तो आप सोच सकते हैं कि जिस समाज का स्ट्रक्चर ही इतना पितृसत्तात्मक है, उस घर में औरतों के लिए रहना कितना एक तरह से युद्ध लड़ने के बराबर, एक तरह से युद्ध लड़ने की तरह होगा। और जब सारे मर्द जो हैं, विद इन कोट मर्द, एक साथ औरतों के इर्द गिर्द 24 घंटे रहेंगे, तो औरतों की ज़िंदगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या रूप ले रही होगी आजकल, किस तरह से वो कैसा वो महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों, घरेलू श्रम का जो बंटवारा है, वो इतिहास में हम जाएं तो सबसे पहला बंटवारा श्रम के रूप में औरतों मर्दों के रूप में हुआ था। फिर से मैं अपने प्रिय विषय पे आ जाती हूँ, लेकिन मैं इस पे रुकूंगी नहीं। तो घरेलू श्रम का जो बंटवारा है वो बहुत ही गैर बराबर है। अगर औरतों और पुरुषों के बीच में देखें तो घर के घरेलू काम जो है वो उसकी ज़्यादातर जिम्मेदारी औरतें, चाहे वो कामकाजी हों या घर पे रहती हों, उनको औरतों के ही ऊपर होता है। और कोरोना काल में जिस तरह से सारा परिवार एक साथ रह रहा है, तो औरतों का जो काम का जो हिस्सा है, काम का जो बोझ है, वो बेतहाशा बढ़ गया है। मतलब हम अगर जो महिलाएं अगर यदा कदा जुड़ी होंगी इस कार्यक्रम से, तो उनको ये एहसास होगा बहुत अच्छी तरह से कि घरेलू श्रम कितना अधिक परेशान, कितना अधिक ड्रजरी, जो हाउस होल्ड ड्रजरी है, वो औरतों की जो रचनात्मक ऊर्जा है उसका कितना बड़ा हिस्सा उसमें खप जाता है, और वो कुछ करने लायक बचती नहीं है। सुबह से शुरू होता है काम और शाम तक, और जब इतने ढेर सारे लोग घर में, ढेर सारे मर्द लोग घर में होंगे जो घरेलू श्रम में हिस्सेदारी नहीं करते हैं या बहुत सिलेक्टिव हिस्सेदारी करते हैं, तो मुख्य जो जिम्मेदारी है घर के काम का, वो बोझ इस कोरोना काल में औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और कोरोना में बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है साफ़ सफाई पे, और तमाम तरह का हाथ धोना और बाथरूम धोना और किचन धोना, तमाम बहुत सारे उपदेश हैं। वो सारे उपदेश दरअसल औरतों के लिए ही हैं, और औरतों के काम का बोझ जो है वो लगातार और बढ़ रहा है। इसके अलावा एक नया ट्रेंड जो मिडिल क्लास उसमें है कि छुट्टियों में सभी घर में हैं, तो नए नए तरीके के व्यंजन खिलाए जाए, नए नए तरीके के पकवान खिलाए जाए। तो इस तरह से हमारे समाज में, हमारे परिवार का जो पावर स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से पुरुषों के हाथ में होता है, और महिलाएं खुल के नहीं जी पा रही हैं आज के समय में। और एक जो और बहुत उल्लेखनीय बात है, जो रेखांकित करने वाली बात है, वो ये है कि भारत में जो औरतें हैं उनका अपना निजी स्पेस, निजी जगह जो है बहुत कम होती है। बहुत सिकुड़ा हुआ उनका समाज होता है, बहुत ही उनकी अपनी जगह घर में नहीं होती है। घर में क्या बनेगा, क्या पकेगा, घर में किस चीज़ का तड़का लगेगा, खाने का स्वाद क्या होगा, ये भी सब घर के पुरुष ही उनके हिसाब से ही तय होता है। मान लो वो तय नहीं भी करें तो सारा कुछ उनको केंद्र में रख के ही तय होता है। तो मैं बात कर रही थी कि औरतों का निजी स्पेस बहुत कम होता है, और ऐसी स्थिति में जब पुरुष कुछ समय के लिए 8 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, जो घरेलू औरतें हैं 12 घंटे के लिए, 8-10 घंटे के लिए घर से बाहर रहते थे, ऐसे में औरत
अपने जो औरतें हैं, घरेलू औरतें हैं, वो अपने लिए कुछ समय चुरा लिया करती थी, अपने निजी स्पेस के लिए, अपनी निजी एकांत के लिए, या जिस तरह से भी अपने मन से जीने के लिए अगर आप कहें, तो वो स्पेस चुरा लिया करती थी। आज वो स्पेस, इस कोरोना काल में औरतों का वो स्पेस ख़त्म हो गया है। इवन बाथरूम के भीतर भी वो स्पेस शायद उनके लिए नहीं बचा है। थोड़ा सा भी एक कोना भी घर का ऐसा नहीं है जिसमें वो अपने मन से जी सके। और मैंने मिडिल क्लास की बहुत सारी औरतों से को एहसास किया है इस बीच कि वो मना रही हैं कि कितनी जल्दी ये लॉकडाउन ख़त्म हो और घर के पुरुष बाहर जाएं तो वो खुल के थोड़ी सी खुली हवा में सांस ले सकें, अपनी दोस्तों, सखी सहेलियों से बतिया सकें। वो समय उनका अपना होता था। दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि फ़ोन का एक्सेस बहुत कम औरतों के पास है, और अगर है भी तो उस पर भी वो अपने मन की बात नहीं कर सकती हैं। वो फ़ोन अपने मन से इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, और उनके पति लोग जो हैं वो उनके सिर पे अगर वो किसी से बात कर भी रही हैं तो वो ज़्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, वो पति लोग उनके सिर पे सवार रहते हैं। और इस तरह से औरतों का इस दौरान, पहले भी कम था, अब इस दौरान तो और भी ज़्यादा कम हो गया है। साथियों, एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी कि जो NCW ने जो आंकड़ा दिया है कि मिड अप्रैल तक 100% बढ़ोतरी हुई है हेल्पलाइंस की कॉल्स में, 25 मार्च से लेके 16 अप्रैल के बीच में जो कंप्लेंट्स हैं। और ये NCW मतलब दिल्ली से ये आंकड़े जारी होते हैं, तो उसमें भी, और उनका जो तरीक़ा है कि वो फ़ोन के माध्यम से ही या नेट के माध्यम से कंप्लेंट्स लेती हैं, और वो कंप्लेंट के बाद वो काउंसलिंग करती हैं। तो उनकी काउंसलिंग का जो तरीक़ा है, वो तरीक़ा भी बहुत ही पेट्रियार्कल है, बहुत पितृसत्तात्मक है। और उसमें ज़्यादातर समझाइश जो है वो औरतों को ही समझाया जाता है कि तुम ही अपनी औकात में रहो, तुम ही कॉम्प्रोमाइज़ करके रहो। तो इस लाइन पे बात होती है, और जब बात नहीं बनती तो फिर वो सलाह देती हैं कि वो पुलिस के पास जाएं। और भारतीय पुलिस का जो चरित्र है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो माइंडसेट है उनका कितना फ्यूडल है, कितना सामंती है। और आज के समय में तो पुलिस, हमारे यहाँ तो कोरोना पेशेंट से जो है, कोरोना से निपटने के लिए डॉक्टर्स कम काम कर रहे हैं, और पुलिस ज़्यादा डंडे चला रही, ज़्यादा निपट रही है कोरोना के ख़िलाफ़। तो पुलिस कितना व्यस्त है हम सभी लोग जानते हैं। तो पुलिस के पास भी जाने से औरतों को जो सलाह मिलती है उसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं कि उनका माइंडसेट किस तरह का है। और अभी तो पुलिस खाली ही नहीं है कि वो औरतों के इन सब मामलों में किसी भी तरह से आगे बढ़े। तो इस तरह से हमारे समाज में जो कोरोना काल में जो जिस तरह से औरतें जितनी घुटन में जी रही हैं, जितना घुट घुट के अपने घरों में कैद रह के जिस तरह से जी रही हैं, उसकी एक तस्वीर हमारे सामने आती है। और जो स्टे होम है उसने बहुत सारी औरतों का जीवन जो है एक तरह से नर्क जैसा बना दिया है कि जो पितृसत्ता है वो हर समय, इस कोरोना काल में हर समय उनके सिर पे सवार रहती है। तो इस तरह से औरतों के लिए बहुत सारी सीमाएं हैं, बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो बचपन से लेके और आजीवन उनके साथ चलती हैं। हम देखते हैं कि वो इस कोरोना काल में कई गुना ज़्यादा वो मुश्किलें, वो दिक्कतें बढ़ गई हैं। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म जब 25 या 24 मार्च को जब लॉकडाउन का पहला शुरुआत हुई थी, जब पहला चरण शुरू हुआ था, तो एक हिदायत दी गई थी कि आप लक्ष्मण रेखा ना पार करें।
तो सीता के समय से ही जो लक्ष्मण रेखा औरतों के लिए खींची गई है, वो लक्ष्मण रेखा जो है अभी भी हमारे लिए वो नसीहत के रूप में, हालांकि वो नसीहत सबके लिए थी, सिर्फ औरतों के लिए नहीं थी, लेकिन जो लक्ष्मण रेखा है वो कई कई स्तर की कोरोना काल में औरतों के लिए वो साबित हो रही है। और इसने जो है पूरी तरह से इस लक्ष्मण रेखा ने कैद कर दिया है। और पहले से बहुत सारी लक्ष्मण रेखाएं, अगर हम रूपक के तौर पे लें तो बहुत सारी लक्ष्मण रेखाएं औरतों के लिए खींची हुई हैं, जिनको पार करते ही उनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस कोरोना काल ने औरतों की आज़ादी की जो मिनिमम आज़ादी है उसका भी हरण कर लिया है। जो औरतें घरों में थीं, जो थोड़े से ही इतने स्पेस में अपनी दोस्तों से, सखी सहेलियों से हंस बोल बतिया सकती थी, आज वो उनसे उनका दीदार ही नहीं, उनकी शक्ल ही नहीं देख पा रही हैं अपनी सखी सहेलियों की, और दिन रात वो अपने घरों में बहुत ज़्यादा कैद हो गई हैं। एक दूसरी एक और जो चीज़ है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी इस बातचीत में, वो है कि लक्ष्मण रेखा तो औरतों के लिए एक टर्म है ही है, एक शब्दावली है जिसका बहुत मायने रखता है औरतों की ज़िंदगी के लिए। एक और शब्द जो इस कोविड-19 ने प्रचलन में दिया है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी सामाजिक दूरी। तो भारतीय समाज में इस सामाजिक दूरी पर बात करने का स्पेशल महत्व है, हम सभी जानते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार में उसमें नहीं जाऊंगी। जो भारतीय जातियों में, वर्णों में बटा जो हमारा समाज है, उसमें पहले से ही बहुत तरह की सामाजिक दूरियां मौजूद रही हैं, और हम सभी ऐतिहासिक रूप से जानते हैं दलितों के साथ, और दलितों में भी दलित औरतों के साथ जिस तरह का सुलूक होता है, जिस तरह का बर्ताव होता है, तो ये सामाजिक दूरी भी जो है एक ख़ास तरह की अस्पृश्यता इस काल में हमारे समाज में लेके आई है, जिसके तरह तरह के उदाहरण जो हैं वो हमको दिखने में आ रहे हैं। और कहीं गांव के बाहर बैरिकेड्स लगा दिया गया है, कहीं अस्पृश्यता इस कदर है कि बाप अपने बेटे को, वापस लौटे बेटे को घर में नहीं घुसने दे रहा है। तो और भी बहुत लोग पसंद, किसी के घर में कोई चला जाए तो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। इस तरह से तमाम तरह की अस्पृश्यताएं जो हैं हमारे समाज में, इस सामाजिक डिस्टेंसिंग से हमें समझ में आती है कि ये अस्पृश्यता कितनी ख़तरनाक है। और ये फिज़िकल डिस्टेंसिंग तो एक हम मान सकते हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो कोरोना काल में चलन बढ़ा है, ये बहुत ही ख़तरनाक है हमारे समाज के लिए, और इसका असर, इससे औरतें भी अछूती नहीं हैं। दोस्तों, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जो हम जिसके कारण हम, खासतौर से हम जो मध्यवर्गीय लोग हैं, जो अपने अपने घरों में महफूज हैं, लेकिन हम एक तरह की एम्पैथी रखते हैं, एक तरह की सिंपैथी रखते हैं, जो हमारे देश में मजदूर वर्ग का जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, उस मुद्दे पे थोड़ी सी बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी। कि जो रिवर्स माइग्रेशन ये देखने में आ रहा है, और जो तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे, जो बहुत इक्के दुक्के चैनल हैं जिस पे सच्चाई दिखाई जा रही है, उसके माध्यम से ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो मज़दूरों के चलते जाने का दिन रात चलते जाने का जो दृश्य है, वो बहुत ही हृदय विदारक है। साथियों, जब हम मज़दूरों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो चित्र आता है वो पुरुष का ही होता है। जैसे कि हम मैं इतिहास की विद्यार्थी हूँ, इसलिए बार बार इतिहास आ जाता है। जैसे कि हम जब विकास क्रम की बात, इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो हमको बचपन से जो एक चित्र दिखाया गया है कि एक पुरुष है जो सीधे सीधे चार पैर से चलते चलते और वो खड़ा हो जाता है और एक पुरुष बन जाता है। तो ये चित्र जो है वो अनायास नहीं है, ये पेट्रियार्कल माइंडसेट का एक बड़ा प्रतीक है। ऐसे ही इसी माइंडसेट के चलते जब हम मजदूर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में जो तस्वीर उभरती है वो
एक पुरुष की उभरती है। जबकि हम उन चित्रों पे नज़र डालें जो चलते हुए मज़दूर सड़कों पे, रेलवे ट्रैक्स पे, तमाम जगह पे जो दृश्य सामने आ रहे हैं, उन दृश्य में बहुत बड़ी तादाद औरतों की है। और इस पलायन ने, इस कोरोना ने जिस तरह से उनके साथ जो व्यवहार किया है, उसने हमारे कलेजों को छलनी कर दिया है। और इस पूरे शासक वर्ग ने का मज़दूरों के प्रति क्या अप्रोच है, क्या सलूक है, वो हमको साफ तौर पे नज़र आ रहा है। और जिस तरह से मतलब हम सभी लोग वाकिफ़ हैं उन सारी चीज़ों से, उसकी बहुत डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो हृदय विदारक दृश्य जो है वो हमको नज़र आ रहा है। बहुत ही रुलाने वाले दृश्य मज़दूरों के पलायन के हमारे सामने आ रहे हैं। तो बड़ी संख्या में उन मज़दूरों में मज़दूर औरतें भी हैं जो अपने सिर पे पोटली लिए, अपने बच्चे की उंगली पकड़े और अपने गर्भ में भावी मज़दूर को लिए हुए चलती हुई अपने घरों की ओर चली जा रही हैं। साथियों, ये कोरोना काल का सबसे हृदय विदारक तस्वीर है, जो मेरे ख्याल से बहुत इतिहास में दर्ज हो गई है और जो बहुत लंबे समय तक याद रखी जाएगी। और मुझे लगता है कि कोविड-19 का जो सबसे ज़्यादा प्रभावी तबका है वो यही है। ये मज़दूर या मज़दूरी ने, अगर आप ज़्यादा ख़ास उसमें बोलें तो ये जो मज़दूर औरतें जो चली जा रही हैं अपने कोख में भावी मज़दूरों को लिए हुए, उनके सामने क्या भविष्य है आने वाले समय में हम नहीं जानते। कि घर जाके जो भूमिहीन मज़दूर हैं, जिनका पलायन पहले गांव से शहर की ओर हुआ था और फिर अब वापस वो रिवर्स माइग्रेट कर रहे हैं अपने गाँवों की ओर, अपने घरों की ओर, उसमें से कुछ पहुंच पा रहे हैं, कई की हादसों में मौत हो रही है। उसमें औरतों की जो दुर्दशा है, जो प्रभाव है उसका औरतों के जीवन पे, उसको हम साफ देख पा रहे हैं। जो 16 मज़दूर ट्रेन के नीचे कट गए, वो तो घर नहीं पहुंच पाए। उनके घरों की औरतों का आप अनुमान लगाइए कि अब उनके जीवन का क्या होगा। ये जो मज़दूर या मज़दूरने, जो मज़दूर औरतें अपने गांव वापस घर पहुंच भी जाएंगे तो एक अनजान भविष्य उनके सामने खड़ा है। गांव में ज़मीन नहीं है, रोज़ी रोटी नहीं है, मजूरी नहीं है, जिसके चलते वो अपना गांव घर छोड़ के गए थे। वो वापस जाके क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, इन सब का प्रभाव हम इन सब पे देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा औरतों के जीवन पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है कि वो अपने बच्चों को, अपने परिवार के लिए दोनों टाइम की रोटी का जुगाड़ किस तरह से करेंगी। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे लिए, आपके सामने और सबके सामने ये नज़र आ रहा है। दोस्तों, हमने बहुत सारी खबरें देखी, उसमें से एक दो दृश्य मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। मध्य प्रदेश में एक मज़दूर औरत जिसने सड़क के किनारे तपती 40 डिग्री 41 डिग्री के टेम्परेचर में तपती सड़क पे अपने मज़दूर साथियों की मदद से एक बच्चे को जन्म दिया। पैदल चलते चलते वो नासिक या मुंबई में कहीं से निकली थी, भिवंडी कहीं से निकली थी, और एमपी में सिंधुआ या कोई जगह है वहाँ तक वो पैदल चली 200-250-300 किलोमीटर की यात्रा करके। और सड़क पे ही उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के 1 घंटे बाद ही वो फिर से चल रही, वो फिर से यात्रा पे निकल गई, पैदल चल पड़ी अपने घर की ओर। तो ये जो दृश्य है, ये जो तस्वीर है कोरोना के काल की, जिसके लिए हम किसको दोषी ठहराएं हम अच्छी तरह जानते हैं। ये जो शासक वर्ग है जिसने मज़दूरों को इतना समय ही नहीं दिया कि वो सांस लेने की मोहलत भी नहीं दी, तो वो मज़दूर चलते चले जा रहे हैं। अभी उनका भरोसा बिल्कुल उठ गया है और वो कैसे पहुंचेंगे। तो हादसों में जो मज़दूरों की मौत हो रही है, उनके घरों की औरतों का सोचिए। एक और कहानी मैं आपको बताना चाहूँगी। जावेद अली, मुंबई से ख़ास तौर से जो माइग्रेशन की खबरें आ रही हैं, तो मुंबई में एक बड़ी संख्या जो है वो ऑटो चलाने वालों की है। वो अपने ऑटो में ही निकल पड़े हैं अपने घर की ओर। और जब वे निकले तो अपने साथ 10-20 अपने दोस्तों को भी साथ में लेके घर की ओर निकले। उनके साथ में उनका परिवार भी था। मोहम्मद जावेद अली नाम के एक शख्स हैं, ऑटो ड्राइवर, जो ऑटो में अपने पिकअप में
अपने साथियों के साथ निकलते हैं और बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है जावेद अली साहब की। और साथ में उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी पत्नी है। इस एक्सीडेंट में उनकी पत्नी का हाथ टूट गया और उनके पास अब पैसे नहीं हैं। वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या भविष्य होगा, उनके बच्चे कैसे पलेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे लिए सिर्फ दुख पहुंचाने वाली नहीं है, हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये कैसा समाज है जहाँ पे जहाँ पे औरतें इतनी ज़्यादा ऐसी स्थितियों में पहुंच रही हैं जहाँ से उनके पास सामने कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे जा रहा है। तो दोस्तों, इसी में जल्दी से मैं एक बात और कर दूं कि इस कोरोना काल में सारी चीज़ें जब स्थगित हैं, सारी चीज़ें बंद हैं, तो सरकार जो अस्पताल हैं वो जो बंद हैं, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें, ख़ास तौर से जो बार्बर शॉप्स, नाई की दुकानें हैं वो बंद हैं। वो बहुत ज़रूरी 2.5 महीने में पुरुष साथियों के बाल काफ़ी लंबे हो गए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बंद हैं, अस्पताल नहीं खुले हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने एक और जो अपना मूर्खतापूर्ण कदम उठाया वो था शराब की दुकानों को खोल देने का। तो वो जो है उसके कारण से जिस तरह का केओस मचा, और हम जानते हैं कि हमारे महिला आंदोलन का एक बड़ा मुद्दा है शराब, जिसके कारण से औरतों की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। सतीश जी ने लिखा है, पितृसत्ता पर जानकारी के साथ सामंतवाद पर कुछ व्याख्या देने का कष्ट करें। सतीश जी साथी, मैं शुरू से ही जो अपनी बात कह रही हूँ उसमें ये सारे जो जिस तरह से परिवारों का, हमारा जो परिवार का जो स्वरूप है, जो स्थिति है, वो पूरी तरह से औरतें आज जो है वो सामंती, वो उसका जो चरित्र है वो पूरी तरह से सामंती है। और हमारे परिवार का जो पावर स्ट्रक्चर है वो सामंती और पितृसत्तात्मक है। तो ये पितृसत्ता और सामंतवाद जो है वो एक दूसरे से जुदा नहीं है भारतीय संदर्भ में, और वो इस तरह से नत्थी हैं एक दूसरे के साथ, और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा औरतों की ज़िंदगी को प्रभावित कर रही हैं। तो हम अपने जीवन में हर क्षण इस सामंती जकड़न को महसूस करते हैं। हम जब बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, तो हम का मतलब हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी हर एक कदम पे इस सामंती समाज का, इस सामंती चीज़ों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, और बार बार हम निकलने की कोशिश करते हैं, छटपटाते हैं, और ये जो सामंती जकड़न है हमको घसीट के पीछे घसीट लेती है और हम हर बार कोशिश करके उठ खड़ी होती हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी कि मज़दूरों के जो पलायन की, जो रिवर्स पलायन है, ये भी द्योतक है भारत में उस सामंती जो सामंतवाद की जो जकड़न है उसी का, कि ये जो मज़दूर हैं वो वापस से, उनके लिए शहरों में जगह नहीं है, वो वापस से अपने गांव इसीलिए जा रहे हैं कि उनके लिए अभी ये कोई यहाँ पे कोई भविष्य है नहीं। तो दोस्तों, शराब की मैं बात कर रही थी। शराब के कारण जो है वो जो औरतों की स्थिति है वो और नर्क होने वाली है। जो लॉकडाउन के चलते जो शराब की बिक्री नहीं हुई थी, तो हालांकि कालाबाजारी निश्चित रूप से हो रही होगी और जो लोग आदी हैं पीने के वो पी रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक दृश्य तौर पे एक रोक लगी थी, और वो खोल देने से जो हालात बिगड़ेंगे वो और भी ज़्यादा। जो पुरुष, जो मर्द जो घर में बैठ के शासन चला रहा है औरत के ऊपर, जब वो शराब पी लेगा तो वो और कितना बड़ा एक सामंत होगा, एक सामंती जो निरंकुश शासक है उसकी तरह औरत पे जुल्म करेगा। इसकी हम कल्पना कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो कोरोना काल में ही शराब का ये कहर भी अब और बढ़ने वाला है औरतों के ऊपर। ये भी एक कोरोना का असर है। दोस्तों, कोविड-19 के बाद
या दौरान और उसके बाद जो देश और दुनिया की जो आर्थिक स्थितियां हैं उसके बारे में अभी आंकड़े सामने बहुत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी कि जो जिस तरह की आर्थिक मंदी जो है वो पूरी दुनिया में व्याप्त थी कोरोना काल के पहले से ही, तो कोरोना की जो ये महामारी है उसने यहाँ के शासक वर्ग को एक तरह की सांस लेने की मोहलत दे दी और वो सारा ठीकरा कोरोना के ऊपर फोड़ के वो आसानी से बच सकते हैं। हालांकि जो आर्थिक मुद्दे हैं मैं उसमें मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा उसकी जो पेचीदगियाँ हैं वो मुझे बहुत नहीं समझ में आती है, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें जो हैं कि पूरे दुनिया जो है वो आर्थिक मंदी में जा चुकी है। पूरे दुनिया के, भारत समेत पूरी दुनिया का जो जीडीपी है वो निम्न स्तर पर अब तक के न्यूनतम, ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। और इन सब का जो असर होने वाला है इस कोरोना काल के बाद, उसका जो अंतिम पायदान पे जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर होने जा रहा है। एक जो आंकड़ा आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इस देश में 40 करोड़ लोग और गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। तो आप इसका अनुमान करिए कि ये जो लोग जो हैं, जो पहले से गरीब थे, जो 40 करोड़ लोग और नीचे चले जाएंगे गरीबी रेखा से, उनकी ज़िंदगियों के साथ क्या होने जा रहा है। और मैं बार बार, चूँकि कोरोना का महिलाओं के ऊपर असर की बात हो रही है, तो वो जो तबका है, जो मेहनत कश तबका है, जो 40 करोड़ लोग हैं इस देश के, उनके घर की औरतों की हालत क्या होगी, हम इसका अंदाज़ा सिर्फ आंकड़े से ही लगा सकते हैं। और इसकी हम सिर्फ अभी कल्पना ही कर सकते हैं कि वो जो भयावह तस्वीर है जिसमें एक बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, जो ये पलायन कर रहा है, जो ये मजदूर, वो उनकी नौकरियां जा चुकी हैं। और भी निम्न मध्य वर्ग पूरा तबाह हो चुका है, जिनकी नौकरियां छिन गई हैं। और बाकी जो मध्यम वर्ग है उनमें से भी एक बड़ा प्रतिशत जो है वो बेरोजगार होने जा रहा है या बेरोजगार हो चुका है। तो उन औरतों का क्या होगा, उनके जीवन पे क्या असर पड़ेगा, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये कोरोना काल के दौरान ये और ज़्यादा तीखा हो गया है, ये चीज़ें और ज़्यादा सतह पे उभर के आई हैं। साथियों, जब कोई भी परिवार बदहाली में जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा असर उस घर की औरत पे पड़ता है। हमारे देश में औरतों का स्वास्थ्य वैसे भी कभी मुद्दा नहीं बनता है। भारतीय महिलाओं का स्वास्थ्य कभी मुद्दा नहीं रहता है, वो ऐसे ही जीती चली जाती हैं। और लगभग ये पुराना आंकड़ा है, लेकिन फिर भी लगभग भारत की 70% महिलाएं जो हैं वो एनीमिक हैं, एनीमिया का शिकार हैं। और जब इतनी भयावह सूरत समाज की होने जा रही है, तो ऐसे में जो पहले से कुपोषित हैं, जो एनीमिक हैं, उन औरतों का हाशिए के और किनारे चले जाने की पूरी संभावना है। और ये जो है ये हमें काफ़ी परेशान करने वाला ये एक तथ्य है कि सबसे ज़्यादा जो असर है साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, तमाम तरह से वो औरतों की ज़िंदगी पे सीधे पड़ने वाला है कोरोना काल के बाद और कोरोना काल के दौरान। दोस्तों, जो ये दौर है कोरोना के महामारी का जो ये दौर है, उसमें हम अगर और अपनी बात को थोड़ा समेटें और इसको सार संक्षेप करें तो हम एक चीज़ समझ पाते हैं कि इस दौरान जो है कोविड-19 की आड़ में जो फांसीवाद है वो बहुत मजबूत हुआ है। और फासिज्म का दौर, इतिहास गवाह है कि फासिज्म के दौर में औरतें बहुत बड़ी संख्या में तबाह होती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जनता तबाह होती है, लेकिन औरतें बहुत बड़ी संख्या में तबाह होती हैं। और इसका हम पूरा उदाहरण हम देख सकते हैं कि इसकी आड़ में सरकारें जो हैं
तमाम सारे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें क्या क्या कर रही हैं वो हमसे आपसे छिपा हुआ नहीं है। इसकी आड़ में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बाकी राज्यों में, कुछ एक और राज्यों में जिस तरह से श्रम कानूनों को स्थगित कर दिया गया है, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, उसका असर भी बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में जनसंख्या पे, यहाँ की आम जनता पे और उनके परिवारों की औरतों पर पड़ने वाला है। जब काम के घंटे 8 से 12 कर दिए जाएंगे, उस परिवार की स्थिति क्या होगी? जब बड़ी संख्या में नौकरियां चली जा रही हैं, उनका क्या होगा? ये जो श्रम कानून धड़ल्ले से अध्यादेश जारी करके और इन श्रम कानूनों की जो मिनिमम प्रावधान थे उनको भी ख़त्म कर दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने खास तौर से। तो ऐसी स्थिति में जब आप कोरोना काल में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं तो आप कोई धरना प्रदर्शन कुछ भी नहीं कर, प्रोटेस्ट भी करने की स्थिति में नहीं है, तो धीरे धीरे ये जो फासिस्ट सरकार है वो और ज़्यादा अपना चरित्र, अपना भयावह जो विषैले जो दंत नख हैं इनके और तीखे करते हुए वो जनता के कलेजों में वो चुभा रही है और हमको उसकी चुभन महसूस हो रही है और एक औरत के रूप में हमारे ऊपर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होने जा रहा है। और इसके भी बहुत अधिक विस्तार में मैं नहीं जा रही हूँ, पता नहीं मेरा कितना समय होगा वो मैंने मॉनिटर नहीं किया। एनीवे, तो जो फासिस्ट सरकारें हैं वो काफ़ी फासिज्म जो है वो काफ़ी मजबूत हुआ है और जिस तरह से इसकी आड़ में जिसकी आड़ में जो दमन है, जिस तरह से बरपा गया है आंदोलनकारियों पे और जिस तरह से जब पूरा का पूरा सारी चीज़ें लॉकडाउन में स्थगित हैं तो गिरफ्तारियां हो रही हैं। गिरफ्तारियां स्थगित नहीं हैं। हमने देखा कि बड़ी संख्या में जो सीए के खिलाफ जो प्रदर्शनकारी थे उनके लोगों को उठाया जा रहा है, जामिया के लोगों को, तमाम तरह से लोगों को बंद किया जा रहा है। यूएपीए में तमाम सारे जो आंदोलनकारी लोग हैं उनको इसकी आड़ में गिरफ्तार किया जा रहा है और हम और आप अपने अपने घरों में कैद होके हम इसके खिलाफ सोशल मीडिया के अलावा और कोई जरिया नहीं है कि हम अपना विरोध दर्ज कर सकें। तो इस तरह से जहाँ पे संविधान सस्पेंडेड है, सारी चीज़ें लगभग मूलाधिकार सस्पेंडेड है हमारे, ऐसे दौर में सरकार जो है व्यापक तौर पे गिरफ्तारियां कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि जेलों से लोगों को रिहा किया जाए और मुझे ठीक से मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है, लेकिन ऐसा चर्चा में है कि जितने लोगों को रिहा किया गया है उससे कहीं ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है इस कोविड-19 के दौरान। उन गिरफ्तार लोगों में जाहिर तौर पे मुसलमान हैं, जो आंदोलनकारी हैं वो हैं। तो ये जो है जो फासिज्म अपना चेहरा जो है अपने कोविड की आड़ में अपने दांतों को, अपने नाखूनों को और धारदार बना रहा है और वो सिर्फ बना ही नहीं रहा है बल्कि वो उनका उपयोग भी कर रहा है। तो ये इमरजेंसी से भी बुरा दौर है। इमरजेंसी में घोषित तौर पे संविधान सस्पेंडेड था, अभी अघोषित तौर पे पूरी तरह से संविधान सस्पेंडेड है। इसको कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। साथियों, एक और बात मैं अंत में कहना चाहूँगी कि अभी से कुछ समय पहले नवंबर-दिसंबर में हमने अपने देश में देखा कि एक बड़ी संख्या में एक अभूतपूर्व आंदोलन हमारे देश में छिड़ा हुआ था, जो सीए के खिलाफ आंदोलन था और उसका मोर्चा औरतों ने संभाला था। और वो औरतें पूरा जो ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया में की जो सर्दी थी, उस पूरी सर्दी में दिन रात वो धरना प्रदर्शन चलता रहा और उसने सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के आंदोलनकारियों को एक मजबूती, एक प्राण प्रदान किए। वो आंदोलन सरकार के गले की हड्डी बन गया था और हमने देखा कि उस आंदोलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम औरतें, जो पर्दा नशीन औरतें हैं, मैं सब अपनी भाषा नहीं बोल रही, उनकी भाषा बोल रही हूँ, जो पर्दा नशीन औरतें हैं, जो बुर्का ओढ़े हुए औरतें हैं, वो बड़ी संख्या में बाहर निकलती हैं अपने घरों से और आंदोलनों का हिस्सेदार बनती हैं। सरकार ने कोरोना की आड़ में उन आंदोलनों को भी हटाया और अब हटाने के बाद उन पर दमन कर रही है। साथियों, ये मुस्लिम औरतें हमें अभी दिखाई दे रही हैं
क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं वो एक ख़ास तरह की सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम माइंडसेट के में जीने वाले लोग हैं, तो हमको अपनी तरह से ही देखने की आदत है। लेकिन हम नहीं देख पाते हैं जो कश्मीर में दशकों से जो औरतें लड़ रही हैं वो भी मुस्लिम औरतें ही हैं, और वो उनका आंदोलन काबिले मिसाल है पूरी दुनिया के लिए, और वो आंदोलन अभी भी चल रहा है। साथियों, हमारे लिए ये लॉकडाउन 2-2.5 महीने का है और हम उसकी घुटन को, उसके असर को अभी यहाँ महसूस कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर के लिए ये कोई नई बात नहीं है। वो वर्षों से इस तरह के लॉकडाउन में जीने का आदी हो चुका है, और हम थोड़ा सा अगर उनके बारे में महसूस कर सकें इस लॉकडाउन के माध्यम से। हमारे पास इंटरनेट है, हम लगातार फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तमाम जगहों पे अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ 2G इंटरनेट वो भी 5 महीने 6 महीने के लॉकडाउन के बाद मिला है। तो हमको इस तरह से हमें जो इस तरह के आंदोलन है हमें वो भी ख्याल में रखना चाहिए कि ये कोई नई रवायत नहीं है औरतों के आंदोलन की। हमारे समाज में मणिपुर का आंदोलन याद करें, वहाँ जहाँ पे औरतों ने निर्वस्त्र होकर असम राइफल्स के खिलाफ आंदोलन किया था। तो ये एक लंबी परंपरा है हमारे यहाँ आंदोलनों की, और सरकार जो है वो अपने फासिस्ट चेहरे के साथ वो अब बेनकाब हो गई है, और उसने पूरी तरह से इन आंदोलनों का दमन करने का मन बना लिया है और दमन कर रही है। और अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं इशरत की, गुलफिशा की और सफूरा की, वो नए चेहरे हैं गिरफ्तारियों के जिनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये कोरोना काल के ही दौर ये गिरफ्तारियां हुई हैं, और सफूरा जो हैं वो 4 महीने की या 3 महीने की गर्भवती हैं, जिनको लेके हम सभी जानते हैं IT सेल वालों ने जिस तरह का भद्दा घिनौना चेहरा अपना दिखाया है, भद्दा जिस तरह के टिप्पणियां की हैं। और वही हकीकत है हमारे समाज में, जो पुरुष सत्ता, जो पितृसत्तात्मक जो मानसिकता है महिलाओं को लेके, उसका एक नंगी तस्वीर है सफूरा की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। साथियों, समय शायद ज़्यादा हो गया है, मैं और अपनी बात को यहीं पे समेटती हूँ। तो मैं एक अंतिम बात बस यहाँ पे ये कहूँगी कि क्राइसिस के समय में जब भी कोई मुश्किल आती है, कोई क्राइसिस का दौर आता है, तो समाज में हर तरह के जो अंतर्विरोध हैं वो सतह पर आ जाते हैं, बहुत तीखे हो जाते हैं। तो आज हमें ये अंतर्विरोध और तीखे रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये हम देख सकते हैं बहुत साफ तौर पे कि ये अंतर्विरोध श्रम बनाम पूंजी का अंतर्विरोध हो, साम्राज्यवाद बनाम व्यापक जनता का अंतर्विरोध हो, सामंतवाद बनाम जनता का, भारतीय जनता का अंतर्विरोध हो, जाति के अंतर्विरोध हो, शहर वर्सेस शहर बनाम गांव के अंतर्विरोध हो, या स्त्री और पुरुष के बीच के अंतर्विरोध हो। ये सभी अंतर्विरोध बहुत तीखे हो चले हैं, और अंत में मैं यही कहूँगी कि इन तीखे हो रहे जो अंतर्विरोध हैं उनको हम पहचाने, उनके चरित्र को पहचाने, उनके खिलाफ अपनी लड़ाइयों को तेज़ करें। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो औरतों की जो समस्या है उसका एकमात्र अंतिम तौर पे तो समाधान यही है कि पितृसत्ता का नाश हो, और पितृसत्ता का नाश वर्गीय सत्ता के नाश के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमको ये बहुत लंबी एक लड़ाई है जिसके लिए हमें सतत का जो है वो तैयारी करनी है और उसके साथ जुड़ना है। लेकिन हम फौरी तौर पे जहाँ हैं वहीं हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें, सबके अधिकारों के लिए लड़ें। और हम जो है मैं लास्ट में यही कहूँगी कि इस तीखे होते जा रहे जो अंतर्विरोध का समाधान यही है कि फासिज्म जो है वो अपने माध्यम से जो दमन करता है, जो शासक वर्ग है वो फासिज्म के माध्यम से दमन करता है और वो कर रहा है, और जो जनता है वो इन अंतर्विरोधों का समाधान जो है वो इनकलाब के माध्यम से करती है, और वो इनकलाब निश्चित रूप से करेगी, और उस इनकलाब में महिलाओं की निर्णायक भूमिका होगी। साथियों, मैं अपनी बात का ख़त्म कर रही हूँ अपनी कैफ़ी साहब की एक नज़्म है औरत, बहुत चर्चित नज़्म है, उसकी चंद लाइनों के साथ।
कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, सवाल अगर आएंगे मेरे सामने तो SB आज़ाद का सवाल है, इस सामंती समाज के साथ साथ कोरोना काल के दौर में घर ना होकर कौन सा ऐसा स्पेस है जहां महिलाएं अपने हिसाब से जी सकें। दोस्त, घर के बाहर तो हमें निकलने की इजाज़त ही नहीं है, तो इस घर के भीतर महिलाओं के लिए बहुत कम स्पेस है, बहुत कम जगह है, लेकिन फिर भी हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में ही हम अपने जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमारे बेसिक अधिकार हैं, जो हमारे सांस लेने के लिए हम जितनी जगह बना सकते हैं, उसके लिए तो हमको रोज़ रोज़ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, प्रतिकार करना ही पड़ेगा। और उस लड़ाई में जो महिलाओं की लड़ाई है, औरतों की लड़ाई है, लड़कियों की लड़ाई है, उसमें आप नौजवान साथियों का अपनी बहनों के साथ, अपनी माँओं के साथ, अपनी बीवियों के साथ, अपनी पार्टनर्स के साथ कदम कंधा मिलाने से इसमें बहुत मजबूती आएगी साथी, और इसी तरह से हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं साथ साथ चल के ही। साथियों, सवाल का इंतज़ार है मुझे, अगर सवाल नहीं है तो हम ख़त्म कर सकते हैं। DSU के साथी बताएं, क्या आप हम ख़त्म करें साथी? बीच में मैं जब बोल रही थी तब कुछ कुछ सवाल दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैं उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। साथी, DSU के साथी बताएं, मैं ख़त्म करूं क्या? है, लिखने में टाइम लगता है थोड़ा। शुक्रिया ज्योति, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आपने, रामचंद्र जी ने अच्छा ध्यान दिलाया। ये एक पॉइंट था जो मुझसे छूट गया है। LGBTQ समुदाय के साथ उत्पीड़न पर प्रकाश डालिए। साथियों, हमारे सोच की ये कमज़ोरी है, मुझे ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम जब भी बात करते हैं तो एक बड़ा समुदाय है ऐसा LGBTQ का, जिनके साथ में जो हमारी चेतना में बहुत नहीं शामिल हो पाते हैं। हालांकि हम उनके साथ हम जानते हैं कि बहुत सारी मुश्किलें हैं, और हमारा जो समाज है, जो सामंती समाज है, वो जब आम महिलाओं के साथ इतना बर्बर हो सकता है, तो एक ऐसे लोग, हालांकि मैं LGBTQ समुदाय को भी इस आम समाज का ही हिस्सा मानती हूँ, लेकिन जो जैसा सामंती समाज है, जो औरतों को, अपने बच्चों के साथ लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं जानता है, सामंती समाज सामंती मूल्यों में जीता है, तो वो ऐसे समुदाय के साथ ऐसे समय में उनके साथ दिक्कतें जब अभी थोड़ी सी स्वीकार्यता बन रही थी, ऐसे में फिर से अपने घरों में या अपनी जगहों पे कैद हो जाना, एक बड़ा जो मेहनतकश LGBT समुदाय का तबका है, जो अपनी रोज़ी रोटी
तमाम तरह से घर से बाहर निकल के तरह तरह से सांस्कृतिक कामों को करके वो अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, उन सब पे ताला जड़ गया है। तो उनकी स्थिति की हम कल्पना ही कर सकते हैं कि वो कितनी ख़राब स्थिति में होंगे। खास और इसके साथ ही बड़ी संख्या में बीच बीच में इस पे रिपोर्ट्स भी आई हैं, बड़ी संख्या में जो सेक्स वर्कर्स हैं उन महिलाओं की स्थिति, उनकी उस स्थिति की भी हम साथ में कल्पना कर सकते हैं कि उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब होगी। वो किस हाल में, वो भूखमरी के कगार पे, ऐसी कुछ कुछ रिपोर्ट्स हमको मिली हैं इस लॉकडाउन के समय में, वो भूखमरी के कगार पे पहुंच गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे जो हाशियाकृत समाज, जो समुदाय हैं, उनकी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब की है इस लॉकडाउन ने, इस कोविड-19 के दौर ने। डीएसयू के साथ ही बताइए, फिनिश कर दूं क्या मैं? अभी सवाल नहीं आ रहे हैं तो आप सभी लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। आप एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन करती हूँ। क्रांतिकारी सलाम के साथ, अपनी पूरी संघर्ष चेतना के साथ हम लड़ेंगे साथी, हम जिएंगे साथी, हम इस दौर के से भी बाहर निकलेंगे साथी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ। लाल सलाम।